हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का दिल हुआ दीवाना का 14वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम लोग स्टोरी को कहाँ तक सुने हैं। अब तक निया काफ़ी देर तक संयम से लिपटी सिसकती रही। संयम ने उसे खाना खिलाया और पानी पिलाकर उसका चेहरा साफ किया। फिर दवाई का बॉक्स निकाला और निया के जख्मों पर मरहम लगा दिया। मरहम लगाते हुए संयम देख सकता था कि उसके दिए जख्म निया के लिए कितना दर्द देने वाले निशान बन चुके थे। संयम ने उसे दवाई दी और बेड पर लेटाकर खुद वहां से बाहर निकल गया। दवाई के असर से निया को लेटते ही नींद आ गई। अब आगे। रात के वक्त संयम रूम से खाना लेकर आया तो निया बेड पर हेड रेस्ट से सिर टिकाकर बैठी हुई थी। संयम ने छोटा सा फोल्डिंग टेबल निया के सामने रखा और ऊपर प्लेट में खाना लगाकर रख दिया। फिर निया खाना खाने लगी। संयम उसे देखने लगा। पहला निवाला लेते वक्त उसने संयम को देखा तो संयम उसे ही देखे जा रहा था। निया ने सोचा कि शायद संयम ने भी खाना नहीं खाया है, तो उसने पहला निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया। संयम ने कुछ पल निया के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए खाना मुंह खोलकर निवाला खा लिया। निया ने दूसरा निवाला लिया और खुद खा लिया। अकेले खाना खाते हुए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने संयम को भी खिलाया और संयम ने भी खाना नहीं खाया था, तो इसलिए वो भी उसके खिलाने पर खा गया था। निया के प्यार से खिलाने पर इस वक्त खाने का स्वाद ही अलग आ रहा था, जिसमें निया का स्नेह मिला हुआ था। निया का स्वभाव संयम को एक अलग सा एहसास देने लगा था। संयम ने उसे इतना टॉर्चर किया था, पर फिर भी वो उसे अपने हाथों से निवाला खिला रही थी। क्या संयम उसके लिए इतनी मायने रखने लगी थी कि उसका टॉर्चर सहने के बाद भी निया अब उससे कोई शिकायत नहीं कर रही थी। हालांकि संयम निया के साथ पहले भी फिजिकली हो चुका था, लेकिन पिछले बारों में ऐसा दर्द निया को नहीं मिला था। संयम को निया की आंखों में अपने लिए एक लगाव नज़र आ रहा था। निया एक निवाला खुद खाती थी और एक संयम को खिलाती। इसी तरह दोनों ने खाना खाया और फिर रोबोट ट्रॉली बाहर ले गया। संयम ने निया को लिटाया और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। निया ने अपना हाथ संयम के पीठ पर रख दिया और उसके चेहरे को देखने लगी। संयम ने महसूस किया कि निया उसके थोड़े से प्यार पे भी पिघल जाती है। अभी तक उनके बीच में प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सिर्फ एक फिजिकली सेटिस्फैक्शन था, लेकिन उसमें भी निया का रिएक्शन संयम को उसके अगेंस्ट नहीं था। संयम ने जब जो करना चाहा, निया ने उसे करने दिया। संयम की उसकी आंखों में हमेशा से एक खालीपन नज़र आया था। निया किसी से प्यार और अपनापन चाहती थी। ये बात अब संयम अच्छे से समझ चुका था और शायद यही वजह था कि निया अपने साथ किए हुए सुलूक को संयम ने एक बार सॉरी कहने के बाद भूल सी चुकी थी, या यह कहो कि उसने संयम को माफ़ कर दिया था और इसलिए अब उसने संयम को अपने हाथों से खाना भी खिलाया था। संयम ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा तो निया की आंखें नम हो गई। निया ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा और संयम के होठों पे अपने होठ रख दिए। फिर किस करने लगी। संयम उसे होल्ड किए हुए रहा। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 15 मिनट तक निया संयम को डीपली किस करती रही। वही संयम ने भी उसे रिस्पॉन्स किया, लेकिन उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं किए क्योंकि निया को लगी चोटों का अंदाज़ा उसे था और अब वो निया को और कोई दर्द नहीं देना चाहता था। निया ने किस में एक गहरा अफेक्शन था जो संयम को बहुत अलग एहसास दे रहा था। निया उससे अलग हुई तो संयम ने उसके माथे पे किस कर दी और निया के सिर को अपने सीने से रख दिया। निया ने आंखें बंद कर ली और कुछ ही वक्त में उसे नींद आ गई। संयम अभी तक जगा हुआ था। उसने उठकर जाने की कोशिश की, पर निया ने उसे बहुत कस कर पकड़ा हुआ था। संयम चाहते हुए भी जा नहीं पाया और उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह संयम उठा
तो निया भी अभी भी उसे कसकर पकड़े सो रही थी। उसका एक हाथ संयम के गले पर था और एक टांग संयम के पेट पर। वो पूरी तरह से उसके ऊपर लीन होकर सोई हुई थी। संयम ने धीरे से उसे अपने ऊपर से हटाकर बेड पर सुलाया और उसे कंबल से कवर करके वॉशरूम की ओर चल गया। संयम के विला में ग्राउंड फ्लोर पर बने प्राइवेट रूम में संयम आंखें बंद किए सोफे पर पीछे की ओर सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसने पैर सामने टेबल पे क्रॉस करके रखे हुए थे। हमेशा की तरह कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक लाल बल्ब जल रहा था। वहाँ करीब 10 से 20 बॉडीगार्ड्स खड़े थे, लेकिन फिर भी गहरा सन्नाटा था। इतना कि पिन के गिरने की आवाज़ भी गूंज उठे। दक्ष संयम के बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक बॉडीगार्ड्स को देखते हुए दक्ष बोला, मैंने आपकी पत्नी की इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया था एके, क्योंकि मुझे लगा था कि वह एक खतरा हो सकती है। रोटी जैसे लोग हमारे बीच में रहकर हमें दगा करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फिर कोई बाहर से आकर हमें अपने जाल में फंसाकर हमसे दंगा करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकता। आपने उससे शादी कर ली यूँ अचानक, और उस लड़की को आप यहाँ तक भी ले आए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। ये एक सोची समझी चाल है। मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और रिजल्ट्स का इंतज़ार भी कर रहा था, और अभी मुझे पता चला कि आपने वो इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी थी। आप किसी पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं एके? दक्ष ने बेहद नर्म लहजे में ये बात कही थी। संयम ने गहरी सांस ली और फिर उंगली से इशारे से सबको बाहर जाने को कह दिया। सारे बॉडीगार्ड्स बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ संयम और दक्ष ही बचे थे। संयम ने उंगली से इशारा किया तो दक्ष ने जेब से सिगरेट निकाली और संयम के मुंह में पकड़ा दी। संयम ने दांतों के बीच सिगरेट पकड़ी तो दक्ष ने लाइटर से सिगरेट जला दी। संयम सिगरेट के कस लगाते हुए उसने टेबल से पाँव घुमाकर नीचे किया और अपने सोफे से उठ गया। दक्ष भी खड़ा हो गया। संयम टेबल पे टैप करता हुआ बोला, बादशाह का हुक्म का इक्वा पावरफुल होते हैं। किसी को भी मात दे सकता है, लेकिन वह बादशाह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता दक्ष, और ना ही बादशाह से ज़्यादा तेज और समझदार होता है। वो बस बादशाह के आदेशों का पालन करता है। तुम मेरे हुक्म का इक्का हो और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, और तुम क्यों हो इसकी वजह भी तुम्हारे पास है। लेकिन इस इक्का बादशाह के उसके किए कामों के बारे में सवाल जवाब नहीं करता। दक्ष माफ़ कीजिए एके, आपसे सवाल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं क्या हूँ और क्यों हूँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। आपके लिए फ़ैसलों पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी पत्नी जो है उनको देखकर मुझे लगा कि वो आपको मोहित करने लगी है, और कहीं ये कोई खतरा ना बन जाए, इस डर से मैंने ये सब किया। संयम, तुम्हें किससे डर है? दक्ष रावल। दक्ष ने सिर झुकाया और बोला, डर तो किसी का भी नहीं है एके, लेकिन कोई आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए जरा सी भी हरकत करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। संयम का सिगरेट खत्म हो चुकी थी तो दक्ष उसके बोलने से पहले ही दूसरी सिगरेट सुलगाकर उसके हाथ में पकड़ा दी। संयम बिना किसी भाव से दक्ष को देखते हुए बोला, संयम जो भी करता है उसके पीछे वजह होती है दक्ष। मेरी मर्जी के बिना ना ही कोई मेरी ज़िंदगी में आ सकता है और ना ही मेरी नज़र में, और अगर कोई आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। दक्ष ने सिर हिला दिया। संयम, डील का क्या हुआ? दक्ष, ऑलमोस्ट हो चुकी है एके, बस कुछ ही दिनों में पूरी ख़त्म हो जाएगी। संयम, निकलने की तैयारी करो। दक्ष, कुछ ही दिनों में हम भी यहाँ से वापस मुंबई चलेंगे। ओके एके बोलकर दक्ष वहाँ से बाहर निकल गया। संयम वापस से सोफे पे बैठा और पैर सामने टेबल पे चढ़ा लिए, फिर आंखें बंद करके सीटी बजाने लगा। उसका टोन बहुत अजीब सा था, मानो कोई डेविल के लिए 2 सीटी का टोन डिजाइन हो। उसी सीटी के धुन के साथ संयम की उंगलियां टेबल पे बजने लगी, जो माहौल कैफी और एबिल बना रही थी। निया जब सोकर उठी तो
अपने आप को बेड पर अकेला पाया। रात को संयम किस करना निया को याद आने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। ये तो क्या करने लगी निया? क्या इतना अकेलापन खलने लगा है तुझे कि तू उसके लिए किसी लिए भी फील करने लग गई है? नहीं, ये कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। तुझ पर शायद किसी दवाई का असर था जो तू कुछ पल को प्यार भरी बातों में पिघल गई। सोचते हुए निया फ्रेश होने चली गई। नहाकर निया ने पिंक क्रॉप टॉप और लूज फिट वाइट जीन्स पहन ली। दवाई लगाने से अब उसे अपने जख्मों पर दर्द कम हो रहा था। निया आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई तो दरवाज़ा खुल गया। निया बाहर निकल ही रही थी कि सामने खड़े संयम से टकरा गई। संयम ने उसे कमर से थाम लिया। निया उसे देखे ही रही थी कि इतने में संयम ने उसके होठों पर होठ रख दिए और किस करने लगा। निया ने आंखें बंद कर ली। संयम के हाथ निया के पीठ पर चलने लगे। निया सीधी खड़ी रही। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या रिस्पॉन्स ना पाकर संयम ने किस करना बंद कर दिया। संयम उसके चेहरे को देखने लगा तो निया उसे ही देखे जा रही थी। संयम ने उसे बेहद करीब पकड़ा हुआ था। संयम, कल रात तुमने किस किया था, भूल गई क्या? निया, याद है मुझे। संयम, तो अभी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? निया, कल ही मैंने आपको कहा था कि हमारे बीच सौदे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और रही बात किसकी, तो उस वक्त जिस सिचुएशन में मैं थी उसको मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता। किसी के प्यार की और साथ की ज़रूरत थी मुझे उस वक्त। जो दर्द उस वक्त मुझे हो रहा था उस पर मरहम प्यार ही लगा सकता था। पर आपको किस मैंने क्यों की उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। बाकी आपको जो करना है वो कीजिए, मैंने आपको रोका नहीं है। संयम तिरछा मुस्कुराया और बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब हमारे पास ही होते हैं पर हम उन्हें समझना ही नहीं चाहते। और रही बात रोकने की, तो वो तुमने पहले दिन ही नहीं रोका था, पर अब में और तब में बहुत फ़र्क है। निया गौर से संयम के चेहरे को देखने लगी। उन्हें साथ में लगभग 2 महीने हो चुके थे और इन 2 महीनों में उसने संयम को कई रूप देखे थे, जिसमें दूसरों के साथ उसने संयम को हमेशा गुस्से में ही देखा था, लेकिन उनके मुकाबले निया के साथ संयम का व्यवहार बहुत अलग रहता था। संयम कुछ देर निया के चेहरे को देखता रहा और फिर उसकी गर्दन पर हाथ रखकर अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कम ऑन बटरफ्लाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट a shing deal. There is a feelings between us and I think we should name that feelings. बोलकर संयम निया की आंखों में झांकने लगा। निया बिना किसी भाव के बोली, कैसी फीलिंग्स? संयम हल्का सा हंसा और फिर बोला, मेरी बातें ना समझ पाओ, इतनी नादान तुम हो नहीं बटरफ्लाई। बोलते हुए संयम ने निया को गोद में उठा लिया और वॉशरूम की ओर जाते हुए बोला, लेट्स बात टुगेदर। निया, पर मैं नहा चुकी। संयम, कोई बात नहीं, मुझे बॉडी वॉश दे देना। संयम की बात पर निया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। संयम उसे लिए वॉशरूम की ओर चल दिया। अंदर जाकर संयम ने धीरे धीरे निया के सारे कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े भी उतार कर शावर के नीचे खड़ा हो गया। संयम ने निया को अपने करीब खींचा, पर निया के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। संयम ने पहले उसके होठों को चूमा और फिर उसकी गर्दन पे चूमने लगा। इस बार संयम बहुत प्यार से किस कर रहा था। अब तक जो एग्रेशन वो दिखाता आया था वो एग्रेशन अब नहीं था। संयम बेतहाशा उसे चूमे जा रहा था, पर निया आंखें बंद किए हुए खड़ी थी, मानो उसको कोई फ़र्क नहीं था। उसने पूरी तरह से खुद को संयम को सौंप दिया था। अपने मन की हो जाने के बाद संयम ने निया को बाथरोब पहनाया और खुद वहाँ से बाहर निकल गया। निया उसे देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने उसे नीचे गिरने से पहले ही पोंछ लिए और अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल गई।
निया बाहर आई तो संयम ने उसे पकड़कर प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर नापने लगा। निया गौर से उसकी हरकतों को देखने लगी। संयम ने देखा तो निया का हाथ उसके हाथ से काफ़ी छोटा था और उसके एक टोन में सामने निया की स्क्रीन टोन काफ़ी गोरा था। संयम ने उसका हाथ अपने हाथों में कसा और निया के हाथ पर किस करते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं। बोलकर उसने वही सोफे पर प्लेट में उठाई जिसमें उसने खाना निकाला हुआ था। उसने प्लेट निया को पकड़ा दी और खुद उसी पेट से थोड़ा ऊपर पकड़े हुए बैठ गया। निया ने रोटी का निवाला तोड़ा तो संयम ने मुंह खोल दिया। निया ने सब्जी के साथ रोटी का निवाला उसके मुंह में डाल दिया और फिर खुद भी खाया। संयम उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। वही निया के दिल में एक अजीब सी एहसास होने लगा था। खाने का निवाला खाते हुए संयम ने निया की उंगली को भी मुंह में भर लिया। निया उसे घूरने लगी। निया, आपने किस फीलिंग्स की बात की? हमारे बीच क्या फीलिंग्स है? संयम, कुछ तो है बटरफ्लाई, वरना रात को इतने प्यार से तुम मुझे खाना नहीं खिलाती। बोलकर संयम ने निया के होठों को चूम लिया। इस बार भी निया ने रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन इस बार संयम ने किस बीच में नहीं छोड़ा। निया को सांस लेने में दिक्कत न होने तक वो उसे फैशनेलिटी किस करता रहा। किस के बाद जब संयम ने निया का छोड़ा तो निया बोली, एक बात पूछूं? संयम ने जवाब दिया और निया के चेहरे पे आए बालों को कान के पीछे किया। निया, मैंने आपको पूछा, वो मेरा कॉल था, मेरी ज़रूरत थी, पर आपने मुझसे शादी क्यों की? संयम ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, मैंने कब, क्या, क्यों और किस लिए किया, यह बात सिर्फ मुझे पता है और मेरे अलावा यह जानने का हक और किसी को नहीं है। निया ने सुना तो चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए फिर बोली, एक और बात पूछनी है। संयम एक आईब्रो ऊपर करके उसे देखने लगा। निया उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही आगे बोल पड़ी, मुझे बाहर आना जाना है, पर हर बार आपको बताना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। यह तुम पूछ रही थी या अपना फरमान जारी कर रही थी? संयम ने गहरी आवाज़ में कहा, मैं बस अपनी बात रख रही थी। निया ने नॉर्मली जवाब दिया। संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर निया के चेहरे पे उंगली फेरते हुए बोला, माना तितली खुले आसमान में उड़ती हुई अच्छी लगती है, लेकिन इस तितली पे मीन्स अधिकार है और यह मेरे कब्जे में है, तो यह जहाँ भी जाएगी मेरी मर्जी से ही जाएगी। सारे अधिकार तो आपको दे दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? खुद को पूरी तरह से सौंप चुकी हूँ मैं आपको, इससे ज़्यादा आपको और कौन से अधिकार चाहिए? बोलते हुए निया ने अपने गाल पर चल रही संयम की उंगली को देखा जो अब निया की गर्दन पे चलने लगी थी। मेरे लिए अधिकार मतलब डोमिनेंस। मैं हर किसी को डोमिनेट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे आगे किसी और की जरा भी चले। संयम ने बेहद सर्द आवाज़ में जवाब दिया, मतलब मैं अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकती? निया ने उदासी भरे लहजे में पूछा। संयम ने उसके कॉलर बोन पर किस किया तो निया ने गहरी सांस ली। संयम ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपनी कोट सीधा करते हुए बोला, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम रहोगी हमेशा मेरी निगरानी में और मुझसे पूछे बिना यहाँ से बाहर जाने को सोचना भी मत। बोलकर संयम वहाँ से बाहर निकल गया। निया सोफे पर बैठी घूमती हुई निगाहों से उसे जाते हुए देखती रही। फिर सोफे पर पड़े कुशन को उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और मरोड़ने लगी। इस तरह तो मैं इस कमरे में बंद होकर रह जाऊंगी और जो मेरा मकसद है वो भी धरा धराया रह जाएगा। कुछ तो करना होगा। निया सोचते हुए निया कमरे में जल रहे लाल बल्ब को देखने लगी। क्या इस दुनिया में लाल और काले के सिवाय और कोई रंग नहीं है? लगभग हर जगह लाल और काले रंग की चीज़ें हैं। सो धब्बे हुए निया के कुशेशन को सोफे पे रखा और खड़ी हो गई। फिर कमरे में जब दम घुटने लगा तो निया वही बाहर बालकनी में टहलने लगी और अपने फ़ोन में कुछ करने लगी। इंटरनेट पे मिल रही इन्फॉर्मेशन को वो पढ़ रही थी। उसने उन्हें एक पेपर पे लिखने को सोचा और फिर जल्दी से स्टडी रूम की ओर चल दी। स्टडी रूम में आकर निया
बुक शेल्फ में कोई नोटबुक ढूंढने लगी, पर वहाँ पे सिर्फ बुक्स ही थी। निया मन में सोचने लगी, क्या संयम को पढ़ने का इतना शौक है जो इतनी सारी किताबें रखी हुई है? पर अगर ऐसा है तो आज तक मैंने उन्हें पढ़ते क्यों नहीं देखा? सोचते हुए निया बड़े से टेबल के पास चली गई जिसमें ड्रॉर था। निया ने ड्रॉर खोल के देखे तो उसमें से एक डायरी मिल गई। पेन बॉक्स से निया का एक पेन उठाया और वापस बाहर जाने लगी तो उसकी नज़र उस अलग से रखी किताब पर चली गई। निया के कदम अपने आप ही उस ओर बढ़ गए। निया ने उसे हाथ लगाना चाहा तो उसे पिछली बार का झटका याद आ गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया, फिर बगल में बुक शेल्फ में रखी एक किताब की ओर देखा जिसे निया से गलती से पिछली बार धक्का लग गया था, और उस किताब के पीछे जाने के बाद किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई थी। निया ने एक बार फिर उस किताब को पीछे की ओर दबाया तो एक दरवाज़ा खुल गया। निया ने देखा तो दरवाज़ा दीवार में नहीं खुला था बल्कि फ्लोर पर खुला था और उससे नीचे की सीढ़ियाँ उतर गई थी। एक अंडर फ्लोर रास्ता। क्या ये सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर आती सीढ़ियों में जुड़ती हैं? क्या ये सीढ़ियाँ मुझे नीचे ले जाएंगी? मतलब मेरा अंदाज़ा नहीं सही था। इस कमरे में जाने का एक और रास्ता भी है, निया ने सोचा और फिर उन सीढ़ियों पर नीचे की ओर चल गई। नीचे एक कमरा था जिसमें चारों तरफ ताबूत रखे हुए। एक कॉपी वाले ताबूत हैं, हर जैसे उन ताबूतों में उम्मीद निकला हुआ था। क्या इनमें से ऐसा भी कुछ होगा? सोचते हुए निया चारों तरफ घूमते हुए उन ताबूतों को देखने लगी। निया ने ध्यान से देखा तो उन ताबूती पर एक निशान बनाया हुआ था। निया ने एक ताबूत के निशान पे हाथ फेरा और बोली, ये कोई कॉपीराइट साइन है क्या? संयम की ज़्यादातर चीज़ों पर यही साइन बना होता है। निया सोच ही रही थी कि इतने में एक ताबूत पर उसकी नज़र पड़ी। वो एक नया ताबूत था जो शायद अभी भी ऐड किया हुआ था। निया उसकी ओर बढ़ गई। निया की इच्छा हो रही थी कि वो इन ताबूतों के अंदर देखे, लेकिन संयम का डर भी उसे था। अगर संयम को पता चला कि निया फिर से छानबीन कर रही है तो वो बहुत गुस्सा करेगा और इस गुस्से में वो क्या नुकसान पहुंचाएगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी निया जानना चाहती थी कि आखिर उन ताबूतों में था क्या। जय भोलेनाथ बोलकर निया ने आंखें बंद की और ताबूत का दरवाज़ा खोल दिया। ताबूत का अंदर का नज़ारा देखकर निया का रूह कांप गई। उसका दिल धक से रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया और आंखों में नमी तैर गई। उसका सांस लेने तक मुश्किल हो गया था। निया ताबूत से दूर हट गई और आंखें बंद करके अपने सिर पे हाथ रखे जोरों से चिल्ला दी, आखिर ऐसा क्या देखा निया ने? आखिर क्या रखा हुआ उन ताबूतों में? तो गाइस, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द मैं इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। थैंक यू गाइस।